गुड इवनिंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड बिजनेस स्टडीज़। चैप्टर चल रहा है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के 4 टॉपिक्स हैं आपके। पहला है कंट्रोलिंग का प्रोसेस, दूसरा है कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस, दूसरा है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा है इंपॉर्टेंस और चौथा है कंट्रोलिंग और प्लानिंग की रिलेशनशिप। ठीक है, तो पहला वाला पढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाला है कौन सा? प्रोसेस, जो आपके नोट्स में सबसे एंड में दे रखा है। मैक्सिमम की स्टडी उसमें ही आएगी। सबसे पहला है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, सेकंड है आपका मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डिविएशन और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है, एनालाइजिंग डिविएशन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल ये कहता है हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट एरियाज को कंट्रोल कर लो काफ़ी है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये कहता है कि इंपॉर्टेंट एरियाज में भी हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, एक मार्जिन बनाओ, अगर उस मार्जिन से बियॉन्ड डेविएशन आता है तो फिर इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मार्जिनल से भी इंक्रीज हो जाता है तो कंट्रोल करेंगे, नहीं तो कंट्रोल नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। अगला है आपका नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। पहला था इसमें गोल ओरिएंटेड फंक्शन, बस यही याद रखना था। बाकी 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल है, एक है परवेजिव, एक है कंटिन्यूस और एक है फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड पे हाथों हाथ चलते हैं। प्लानिंग और कंट्रोलिंग का आपस में इंटर रिलेशनशिप समझाते हुए 2 लोग आपस में बहस करने लग गए। एक बोल रहा है प्लानिंग तो फॉरवर्ड है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड है। दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं, प्लानिंग बैकवर्ड है, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड है। कंक्लूजन निकल के आया दोनों ही फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों है। प्लानिंग कैसे फॉरवर्ड है? क्योंकि हम जो प्लान करते हैं किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए। सर बैकवर्ड कैसे है? हम जो प्लान करते हैं वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड कैसे है कि जो काम हो चुका है उसका हम मेजरमेंट करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, तो जो काम हो चुका उसके लिए कर रहे हैं तो बैकवर्ड है। फॉरवर्ड क्यों है कि जो काम हो चुका उसमें जो डिविएशन आया उसको एनालाइज करके जो करेक्टिव एक्शन लेना है वो किसके लिए लेना है? फ्यूचर के लिए। तो कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड है। ठीक है, अब ये यहाँ तक तो सारी चीज़ें सिंपल टेबल में जमा के लिख रखी है। अब मैंने आपको 3 से 4 स्टेटमेंट मार्क कराए थे जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप मार्क कर लो। दो अलग अलग तरीके से मार्किंग करेंगे। अगर मुझे कोई टर्म मार्क कराना है 1 या 2 वर्ड का, तो डब्बे में मार्क करेंगे जैसे इनसेपरेबल ट्विंस। अलग नहीं कर सकते, प्लानिंग और कंट्रोलिंग साथ साथ रहेगी। प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग नहीं हो सकती, कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हो तो प्लानिंग क्या है? मीनिंगलेस है। ठीक है, दूसरा इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट फंक्शन। ठीक है, अब कुछ लाइंस मार्क करेंगे। पहली लाइन नंबर 1 लिख देना है यहाँ पे, प्लानिंग इज द बेस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। सेकेंड, कंट्रोलिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। इस इम्पॉसिबल को अंडरलाइन करके लिख दो ब्लाइंड, शायद होगा यहाँ पे ब्लाइंड वर्ड। इम्पॉसिबल को अंडरलाइन करके लिख दो ब्लाइंड, BLIND। कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। थर्ड पॉइंट, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। फोर्थ, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेरियस, कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। अब क्योंकि पैराग्राफ फॉर्म में है ना, बिजनेस स्टडीज में हमारा माइंड कहीं तक एक्सेप्ट कर चुका है कि जहाँ पॉइंट्स हैं वो हम याद रख लेंगे, जहाँ पैराग्राफ है वो इम्पोर्टेंट नहीं। पर इस चैप्टर में ये 2 पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके पास अगर बुक में आसपास कहीं स्पेस हो तो इस पैराग्राफ को ये 4 सेंटेंसेस में लिख दो आप, इसी में से केस स्टडी आएगी। पहला क्या बोला? प्लानिंग इज अ बेस फॉर कंट्रोलिंग। सेकंड बोला कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, कंट्रोलिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। तीसरा बोला प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। चौथा प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेरियस, कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। मतलब मैं कल समझा चुका हूँ अच्छे से।
क्या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में प्लानिंग की डेफिनेशन समझा रहा है, मतलब एक्सप्लेनेशन है। ये मैं लाइंस वो बता रहा हूँ जो आपको एज इट इज़ लिख के आनी है, या फिर ये लाइन आपको केस स्टडी में एज इट इज़ मिलेगी, आपको उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लास्ट रह गया आपका, कर लिया मार्किंग, हटा दूँ मैं आप? हाँ, 6 आपके इंपॉर्टेंस है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है, बहुत कम आते हैं। अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, ये एक टर्म इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंस 4 से 5 लिखने को नहीं आएगा, लेकिन इस टर्म के ऊपर केस स्टडी आ सकती है कि कंट्रोलिंग से हम हमारे स्टैंडर्ड्स को भी क्या करते हैं, जज करते हैं, उनको एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इम्प्रूविंग एम्प्लॉई मोटिवेशन, पॉइंट्स लिखने को नहीं आएगा, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर कि कंट्रोलिंग से हम उनके मोटिवेशन को इंक्रीज करते हैं, इसकी केस स्टडी बहुत सारी आएगी। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, ठीक है। तो देखो, इंपॉर्टेंट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है पढ़ना नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है मीन्स इंपॉर्टेंस और कंट्रोलिंग लिखने के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिखने को नहीं आएगा, लेकिन इस इंपॉर्टेंस में जो कंटेंट है उसके ऊपर फंक्शन आइडेंटिफाई करने को आएगा। मीन्स पूरी केस स्टडी में देगा कि मैनेजर ने ऐसा 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 किया तो ये काम हुआ, आप बताओ कौन सा फंक्शन है। तो यहाँ ये 2 चीज़ हमने हैशटैग मार्क कर ली, इसके ऊपर बेस्ड हमें आइडेंटिफाई करना है कि कंट्रोलिंग, ठीक है। बात रही कल टेस्ट की, ज़रूर होगा। अपन चलते हैं अब केस स्टडी में। क्यों कल लास्ट डे क्यों हुआ बेटा? देखो मेरी बात सुनो, कल टेस्ट देना है नहीं देना? देना है ना। देख, जो बात तुम मुझसे करते हो ना कि छुट्टियां दे दो, छुट्टियां दे दो, मैं खुद यही बात मैं ऑफिस में जाके कहता हूँ कि मुझे छुट्टियां दे दो, मुझे छुट्टियां दे दो। तो वो मालिक लोग डिसाइड करेंगे, अपन क्यों नौकर परेशान हो रहे हैं। किसने कह दिया तेरे को? बेटा शब्बीर सर है हाथी, और उनके बातें उनकी दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। प्रॉफिट क्या कह रहा है? तेरे को प्रॉफिट जानना है क्या? आ जाना ना ऑफिस में, बता दूंगा पूरा। मैं शुभ की कसम खा के बोलता हूँ, मेरे को पिछले साल तक मिलते थे 1000 रुपया दिन, मॉर्निंग सेशन का 500, इवनिंग सेशन का 500। फिर मैंने एंड होते होते इनसे लड़ाई झगड़ा किया और फिर मेरी सैलरी मैंने 30 से करा दी 40। अब इन्होंने 40,000 पर मंथ मेरी सैलरी कर तो दी, लेकिन 3-4 महीने में से एक आध महीना ये खा जाते हैं, देते नहीं। मतलब 12 महीने में से 8 से 9 महीने की सैलरी मिलती है। कितनी मिलती है? 40,000 रुपीज़ पर मंथ। जो प्रॉफिट की तुम बात जितनी मुझसे कर देते हो ना, इतना तो मुझे वहाँ प्रॉफिट का पार निकालने का भी डर लगता है, तेरी कसम। क्या मैं बिजनेस पढ़ा दूँ, फिर पार्टनरशिप भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। जवाब सुन के जाना, मेरे भी यहाँ दांत जाके रुक जाता है। कंट्रोलिंग क्वेश्चन नंबर 1, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द परफॉर्मेंस ऑफ की एक्टिविटीज, the entire organization suffer. Therefore, organization should focus on them. Explain the statement with suitable example. अब ये है ना, एकदम से क्लिक नहीं करता। अभी तो क्या है, फिर भी कंट्रोलिंग पढ़ी है अपन ने, तो कंट्रोलिंग में तो फिर भी हो सकता है कि आप में से 10 बच्चे पहचान लें।
लेकिन जब पूरा 12 चैप्टर एक साथ पढ़ के वहाँ जाएंगे ना, तो ये एक लाइन की केस स्टडी समझ में ही नहीं आती। अब वो क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन करता हूँ, फिर सोच के बताना किस बारे में आएगी। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द परफॉर्मेंस ऑफ की एक्टिविटीज, अगर की एक्टिविटीज में कुछ भी रॉन्ग हो गया, द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर, देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन दैट। हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज पे फोकस ना करके सिर्फ की एक्टिविटीज पे फोकस करना चाहिए। ये बात कौन सा कंसेप्ट बोलता है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, KRAs, की रिजल्ट एरियाज, कि भाई हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, हमें उनको कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप एवरीथिंग को कंट्रोल करने जाओगे, इट शैल नॉट बी इकोनॉमिकल, नॉट पॉसिबल। ना वो सस्ता पड़ेगा और ना ही वो पॉसिबल है। कंट्रोलिंग एवरीथिंग विल लीड टू कंट्रोलिंग नथिंग। तो हमें वो एग्जाम्पल भी देना है। कौन सा वाला? लेबर वाला और पोस्टेज वाला, कि लेबर का 5% का जो डिविएशन है वो ज़्यादा घातक है किससे? पोस्टेज के 15 से 20% के डिविएशन तक। तो पूरा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट वाला पैराग्राफ आपको यहाँ लिख के आना, ठीक है। नेक्स्ट, केस स्टडी बहुत सिंपल है। मैक्सिमम केस स्टडीज इनके प्रोसेस पे होगी। प्रोसेस में भी जो लास्ट वाला था, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, उसके ऊपर ज़्यादा केस स्टडी होगी। तो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ूंगा क्योंकि तुम्हें कल टेस्ट भी देना है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग। मिस्टर नाथ, अ रिसेंटली अपॉइंटेड प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ सनटेक लिमिटेड, हैज डिसाइडेड टू प्रोड्यूस जूट बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, एज दीज आर बैन्ड बाय द गवर्नमेंट। He set a target of producing 1000 jute bags a day. It was reported that the employees were not able to achieve the target. After analyzing, he found that employees were demotivated and not putting in their best for achieving the target. यहाँ तक की कहानी समझ में आई? क्या बना रहा है? प्लास्टिक बैग नहीं बना रहा, जूट बैग बना रहा है। जूट बैग बना रहा है, उसने पूरा रिसर्च करके बताया कि 1000 यूनिट्स बननी चाहिए, बन नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है? तो देखा उसने कि एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेटेड नहीं है और अपना 100% नहीं दे रहे। तो अब आगे क्या करा उसने? द मिस्टर नाथ बिहेवियर इज गुड टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, हिज एटीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो ही अनाउंस वेरियस इंसेंटिव स्कीम्स फॉर द एम्प्लॉयज़ लाइक। ये सारे इंसेंटिव्स दिए उसने। Installing awards or certificates for their best performance, rewarding an employee for giving valuable suggestion, congratulating the employee for good performance. उनको रिवॉर्ड दिए, इंसेंटिव दिए, कॉन्ग्रेचुलेट किया। हाँ पढ़ा है आपने ये सब? मोटिवेशन में, इंसेंटिव में कौन सा वाला? फाइनेंशियल के नॉन फाइनेंशियल? नॉन फाइनेंशियल। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ। कौन सा फंक्शन? डायरेक्टिंग, और उसने कंट्रोलिंग भी तो करी, स्टैंडर्ड सेट किया, मेजर किया और कंपेयर किया, तो कंट्रोलिंग भी है। सो डायरेक्टिंग भी है और कंट्रोलिंग भी है। स्टेट द इंसेंटिव अंडर विच द एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड। स्टेटस कहाँ से है? एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। अब ये फाइनेंशियल नहीं है, नॉन फाइनेंशियल है, तो सबको आ गया। नॉन फाइनेंशियल में क्या था? 3 तो ई था, 2 जॉब था और COS था। एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। फिर 2 जॉब में जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब एनरिचमेंट। COS कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट और लास्ट वाला स्टेटस। ठीक है, इसमें कौन सा था? एम्प्लॉय रिकग्निशन, अवार्ड देना, रिवॉर्ड देना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, किसमें आता है? रिकग्निशन में आता है। देन स्टेट एनी 2 वैल्यूज। 2 वैल्यूज कहाँ पे आई? सर पहली वैल्यू तो दिखी कि जब उसने जूट बैग्स बनाए प्लास्टिक बैग के सिवा, एनवायरनमेंट का रेस्पेक्ट करता है भाई साहब। फिर दूसरा कि उसका बिहेवियर उसके एम्प्लॉयज़ की तरफ बहुत अच्छा है, वो अपने एम्प्लॉयज़ का भी रेस्पेक्ट करता है। तो जल्दी से उस पेज पे आओ जहाँ अपन क्या लिख रहे हैं? वैल्यूज लिख रहे हैं, और लिखो 2, रेस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयज़, कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट। Respect for employee, concern for environment. Next,
A company was manufacturing LED bulbs which were in great demand. It was found that target of producing 300 bulbs a day was not met by employees. On analyzing, it was found that the workers were not at fault. Due to electricity failure and shortage of workers, the company is not able to achieve the set targets and alternative arrangements were needed. अभी तक की कहानी, एलईडी बल्ब्स बनाते हैं, एलईडी बल्ब्स की बहुत डिमांड है, पर कंपनी अपने टारगेट पूरे नहीं कर पा रही है। जब एनालिसिस हुआ कि क्यों टारगेट पूरे नहीं कर पा रही है, तो उनको रीज़न पता पड़ा कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर है हमारे यहाँ, और हमारे जो वर्कर्स हैं वो शॉर्ट है। अब इन दोनों चीज़ों के लिए मुझे करेक्टिव एक्शन लेना है। फिर क्या बोला, टू मीट द इंक्रीज डिमांड द कंपनी असेस्ड दैट अप्रॉक्सीमेटली 88 एडिशनल वर्कर्स वर रिक्वायर्ड, आउट ऑफ विच 8 वुड वर्क एज हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड 10 वुड वर्क एज सबऑर्डिनेट्स अंडर ईच हेड। अब करेक्टिव एक्शन लेने के लिए उन्होंने एस्टिमेट किया कि टोटल कितने लोग चाहिए, 88 लोग थे। 88 में से 8 तो क्या बनेंगे, हमारे सुपरवाइजर बनेंगे, और हर सुपरवाइजर के अंदर 10-10 की टीम बनेगी। तो 10 लोग 80 तो ये हो गए, 8 सुपरवाइजर 88 पर्सन हो गए। द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जॉब स्पेसिफिकेशन वॉज ऑल्सो एनलिस्टेड। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो सारी चीज़ एनलिस्ट कर दी गई, लिख दी गई। It was also decided that necessary relaxation would be given to encourage women, people from background and rural areas and or people with special abilities। वो जो क्वालिफिकेशन है उसमें रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। अगर कौन होगा, वुमेन होगा, बैकवर्ड एरिया से होगा, रूरल एरिया से होगा, डिसेबल्ड पर्सन होगा। समझ में आ गई बात? मतलब अगर हम कह रहे हैं कि 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पर इन 4 कैटेगरी में 3 साल का भी हुआ तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, हम तो अपॉइंट कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन वापस से हमसे वैल्यूज पूछेगा। देन all efforts were made to match the ability of an application of the applicants with the nature of work। पूरी कोशिश करी गई कि जो हमारे एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है उनको काम दे दिया जाए। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबाउट। कौन सा फंक्शन? वेरी गुड। अगर आप स्टाफिंग जज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कंट्रोलिंग भी करी उसने। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसने यही तो देखा कि जो टारगेट्स है वो अचीव नहीं हो रहे, और फिर एनालाइज़ किया तो पता पड़ा कि इलेक्ट्रिसिटी फेलियर है और शॉर्टेज ऑफ वर्कर है, और फिर करेक्टिव एक्शन भी ले लिया कि इतने वर्कर्स हमें और चाहिए। हाँ, लेकिन जब इतने वर्कर्स और चाहिए तो फिर सारी बातें किसकी करी? स्टाफिंग की करी। अब देखो हमारा माइंड कैसा खेल खेलता है। उसने 2 पैराग्राफ में केस स्टडी दी। पहला पैराग्राफ पूरा कंट्रोलिंग के बारे में दिया। अगर पहले पैराग्राफ पे क्वेश्चन एंड हो जाता तो आप 101% कंट्रोलिंग बोलते, और दूसरे पे एंड हुआ तो दूसरे पे तो सारी बातें किसकी हुई है? स्टाफिंग की। तो दोनों फंक्शन आएंगे, स्टाफिंग भी है और कंट्रोलिंग भी है। देन स्टेट द 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ईच फंक्शन डिस्कस इन द अबाउट पैराग्राफ। दोनों फंक्शन के 2-2 स्टेप्स लिखने। पहले किसकी बात करोगे, कंट्रोलिंग की कि स्टाफिंग की? पहले कौन सा आता है, स्टाफिंग या कंट्रोलिंग? स्टाफिंग की बात करते हैं। स्टाफिंग में सबसे पहले क्या रहा? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, और फिर दूसरा क्या करा है उसने? रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हुई। अब कंट्रोलिंग पे आते हैं। कंट्रोलिंग में सबसे पहला क्या करा उसने? सबसे पहला होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, पर वो किया नहीं। उसके बारे में कुछ बोला क्या आपको कि हमने स्टैंडर्ड ये सेट कर रखा है? नहीं, एक्चुअल परफॉर्मेंस और फिर कंपेयरिंग, मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग द एक्चुअल विद स्टैंडर्ड्स। ये 2 चीज़ करी। तीसरी चीज़ कौन सी करी? एनालाइजिंग द डेविएशन भी करी। तो आपको 2 लिखनी है, पर उसने करी कितनी है? 3 है। देन लिस्ट एनी 2 वैल्यूज, कोई से भी 2 वैल्यूज। सर एक तो वुमेन एम्पावरमेंट ही हो जाएगा, ये रहा, और दूसरा डिसेबल्ड पर्सन के लिए तो काइंडनेस हो जाएगा। लिख दो दोनों। वुमेन एम्पावरमेंट तो पहले भी लिखा हुआ होगा शायद, देख के लिखना, लिखा हुआ हो तो मत लिखना। आकाश आयुष, आज तुम टाइम पे आ गए थे क्या? मैं चलो इस स्पीड में समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ अदनान भाई, तेरे को समझ में आ रहा है पक्का? तो मेरे को 5 स्टेप बता दे दो कंट्रोलिंग के। याद नहीं करे, कब करेगा? कब करेगा? कल करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 4।
AS Limited is a large company engaged in assembling of air conditioner. Recently, the company has conducted time and motion study and concluded that on average, a worker can assemble 10 air conditioners in a day. भाई मैं बहुत स्पीड में पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बहुत ध्यान से सुनो। अब मैं बोलूँ कि इनका काम क्या है, एयर कंडीशन असेंबल करना है, और इन्होंने टाइम और मोशन स्टडी देख कर ली, मतलब वही वीडियोग्राफी बना के देख लिया कि एक एसी को असेंबल करने में कितने टाइम लगते हैं, क्या क्या मोशंस लगते हैं, और टारगेट सेट कर दिया कितने बनने चाहिए एक बार में। एक आदमी 10 एयर कंडीशन बना सकता है। द टारगेट वॉल्यूम ऑफ द कंपनी ऑन डे इज असेंबलिंग ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ एयर कंडीशनर, और पूरी कंपनी का टारगेट क्या डिसाइड किया उन्होंने, 1000, एक बंदे का 10। द कंपनी इज प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव अलाउंसेस टू रिड्यूस द लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटीज। कंपनी बहुत अच्छे खासे पैसे दे रही है किस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, लेबर टर्नओवर छोड़ के ना जाए और छुट्टियां ना करें। ऑल द वर्कर्स आर हैप्पी, इवन देन द असेंबलिंग ऑफ एयर कंडीशनर पर डे इज 800 यूनिट्स पर यूनिट्स ओनली। सब कुछ है, फिर भी 800 ही बन रहे हैं। To find out the reason, the company compared actual performance of each worker and observed through CCTV that some of the workers were busy in gossiping. कुछ लोग बातें करने में व्यस्त थे तो बना नहीं पा रहे थे। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबाउट, सिर्फ एक कंट्रोलिंग। स्टेट द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाई विच आर डिस्कस्ड इन द अबाउ पैराग्राफ। अब पैराग्राफ से कोट कर करके आपको बताने हैं, भैया टाइम और मोशन स्टडी करी और 10 यूनिट बताया तो कौन सा हुआ, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। फिर भाई उन लोगों ने क्या करा, एक्चुअल मेजरमेंट करा तो पता पड़ा कितने बन रहे हैं, 800 ही बन रहे हैं। फिर कंपेयर करा, कंपेयर करने के बाद चौथा क्या करा उन्होंने, एनालाइजिंग और डिवीजन। तो क्या पता पड़ा सीसीटीवी के थ्रू कि भैया ये लोग तो क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। करेक्टिव एक्शन नहीं लिया उन्होंने, करेक्टिव एक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, ओके। PQR Limited is engaged in manufacturing machine component. The target production is 200 units per day. The company has been successfully attaining this target until 2 months ago. Over the last 2 months, it has been observed that daily production varies from 150 to 170 units. स्टार मार्क कर लो, स्टैंडर्ड केस स्टडी है ये। इस केस स्टडी में जो बोला गया है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा गया, सिर्फ इतना बोला कि भाई एक XYZ कंपनी है जो अलता भलता कुछ भी काम कर रही है, उसका X टारगेट था, वो अपने टारगेट को पिछले 2 महीनों से अचीव नहीं कर पा रही। ठीक है, अब सर आगे पूछो क्या कह रहे हो। आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट फंक्शन टू रेक्टिफाई द अबाउट सिचुएशन। फंक्शन आइडेंटिफाई करो कौन सा है भाई, कंट्रोलिंग। देन ब्रीफली स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड सो दैट एक्चुअल प्रोडक्शन मे कम टू द टारगेट प्रोडक्शन। अब ये है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो वो 3-4 केस स्टडी में अलग अलग कहानियाँ बना के पूछ लेगा कि तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन टारगेट के आसपास आ जाए। तो आपके नोट्स में जो 5 पॉइंट लिखे हुए हैं ना आखिर के, कि अगर मटेरियल ठीक नहीं है तो स्पेसिफिकेशन चेंज कर दो, मशीन अगर ख़राब हो रही है तो मशीन को रिपेयर कराओ, नहीं हो सकती है तो नहीं लाओ, अगर मशीन आउटडेटेड हो गई है तो मॉडर्नाइजेशन कर लो, वर्क एनवायरनमेंट सही नहीं है तो वर्क एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर दो। अब वो सारे पॉइंट्स आपको इधर लाइन से लिखने, जवाब डिट्टो सेम टू सेम। ठीक है, तो यहाँ लिख लो, आंसर में लिख लो करेक्टिव एक्शन फ्रॉम नोट्स, करेक्टिव एक्शन फ्रॉम नोट्स। टोटल 9 है, पढ़ा दूँ ना। सिंपल लल्लू है एकदम। Rajiv and Sanjeev are managers in the same organization, heading different units. While discussing about the function of management, Rajiv says planning is looking ahead, whereas controlling is looking back.
राजीव भाई साहब तो कह रहे हैं प्लानिंग फ्यूचर के लिए है और कंट्रोलिंग पास्ट के लिए, लुकिंग अहेड एंड लुकिंग बैकवर्ड। बट Sanjeev says you are wrong because planning is looking back whereas controlling is looking ahead. नहीं, planning looking back है, controlling looking ahead है। Both are giving reasons in favor of the statement. Explain the possible reasons given by। अब क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है, डू यू एग्री नहीं है, मुझे कह रहा है explain the possible reasons given by both and justify who is correct। पहले तो तुम उन दोनों का फेवर ले लो और बताओ उन्होंने अपनी बातों को साबित करने के लिए क्या क्या रीजंस दिए होंगे। तो एक कह रहा है प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, ऑब्वियसली सर प्लानिंग किसके लिए बनाया जाता है, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, तो इट इज लुकिंग फॉरवर्ड। फिर वो कह रहा है कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, हाँ सर कंट्रोलिंग पास्ट का जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करके उसके डिविएशन को एनालाइज करके होता है, तो इट इज लुकिंग बैकवर्ड। फिर दूसरे की बात भी कहो कि सर वो कह रहा है कि प्लानिंग इज लुकिंग बैकवर्ड, तो ऑब्वियसली सर पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे फ्यूचर के लिए प्लानिंग और बढ़िया होती है, तो पास्ट को जो जज करेगा वही फ्यूचर एक्सप्लेन करेगा, तो सर इट इज लुकिंग बैकवर्ड। नाउ कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, क्यों? क्योंकि सर कंट्रोलिंग किसके लिए करते हैं, ताकि वो जो डिविएशन है जो एक बार अराइज हो गया वो अगली बार अराइज ना हो। करेक्टिव एक्शन किसके लिए लिया जाता है, फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें करके पहले तो आप उसका फेवर ले लोगे, अब उनका फेवर लेने के बाद नेक्स्ट टाइम आप क्या कहोगे, हु इज करेक्ट, कौन सही है। हम कहेंगे बोथ आर पार्शियली करेक्ट। इस केस स्टडी में तो यूँ बोला गया है बोथ आर करेक्ट, हम कहेंगे बोथ आर पार्शियली करेक्ट। कंक्लूजन, बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, ठीक है। सेम टू सेम जो केस स्टडी पर पहले पढ़ चुके वही की वही है। Kapil and Company is a large manufacturing unit. Recently, the company had conducted time and motion studies and concluded on an average a worker could produce 300 units per day. However, it was noticed that the average daily production per worker is the range of 200 to 225. Name the function management and identify the steps in the process of this function which help in finding out that the actual production of the worker is less than the set target. आपसे पहले तो फंक्शन पूछा कौन सा है, कंट्रोलिंग। फिर उनके स्टेप्स पूछे कि सर पहले टाइम एंड स्टडी मोशन स्टडी करके हमने क्या कर दिया भाई, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। फिर हमने चेक करा कि कितना हो रहा है 225, फिर कंपेयर किया तो सर डिविएशन आ रहा है। अब वो कह रहा है टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफाइंग ए एंड टू इंश्योर परफॉर्मेंस एज पर टाइम एंड मोशन स्टडीज एक्सप्लेन द फर्दर स्टेप्स। आगे के स्टेप्स क्या लेने सर, एनालाइजिंग डिविएशन और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ये अभी मैंने एक स्टार मार्क करा है ना, एक 5 वाला स्टार मार्क करा है, कौन सा वाला स्टार मार्क करा है, 5 वाला। डिक्टो है, डिक्टो सेम एज 5। पढ़ लें। Shruti has established a small-scale factory after completing a course in textile designing. She has tied up with the big home furnishing retail outlets in the city for supplying to them good quality designer home furnishing products like bed covers, cushions, etc. श्रुति ने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी किसमें, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में। उसने टाई अप कर लिया किसी बिग फैशन होम के साथ और उसको क्वालिटी डिज़ाइन होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है वो, लाइक बेड कवर्स और कुशन्स। अभी तक तो श्रुति की कहानी, पढ़ लिख के अच्छा खासा काम कर रही है। शी बिलीव्स दैट कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड, कंट्रोलिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। So every time she gets an order, she sets the standards in terms of number of personnel required, the estimated requirements in man hours per product, the requirement of direct materials for the projected production, and the amount of normal overhead expenses required at the projected workload. Means जैसे ही उसको प्रोजेक्ट मिला तो 4-5 काम कर रही है, कितने लोग मुझे रिक्वायर्ड है, एक यूनिट बनाने में कितने मैन आवर्स लगेंगे, कितना ओवरहेड खर्चा होगा, टोटल कितने टाइम में प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन शी ऑल्सो कीप अ क्लोज वॉच ऑन द एक्टिविटीज सो एज टू इंश्योर दैट दे कन्फर्म टू प्लान। मतलब मेजर करती जा रही है, चेक करती जा रही है कि भैया सब प्लान के अकॉर्डिंगली हो रहा है कि नहीं हो रहा। Whenever the order size is too large, she hires extra workers by placing notice
She hires extra workers by placing notice on the notice board of the factory, specifying the details of the jobs available. जब भी बड़ा ऑर्डर मिलता है नोटिस बोर्ड पे नोटिस लग जाता है कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है. आइडेंटिफाई द फंक्शंस. एक के दो कंट्रोलिंग तो पूरी बात करी, आखिरी में क्या कर लिया उसने? स्टाफिंग. डू यू थिंक श्रुति इज राइट in her thinking that controlling without planning is blind? Yes sir, controlling is a base for planning. Sorry, planning is a base for controlling. बिना planning के आप controlling कर ही नहीं सकते. Explain by bringing the relationship between planning and controlling. Name the source of recruitment adopted by Shruti and mention its type. Direct recruitment. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया जाता है. और ये कौन सा है? इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल. ठीक है, खत्म हुआ. बाय, टाटा, सी यू.